मैं डॉक्टर जी डी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालेरा, आप छात्रों से बी कॉम फर्स्ट ईयर के छात्रों को शेयर कैपिटल के हिसाब से समझाना चाहता हूँ। छोटे व्यक्तिगत के लिए सुरक्षित रहना, रिजर्वेशन फॉर रिटेल स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। छोटे व्यक्तिगत विनियोजकों से तात्पर्य एक ऐसे विनियोजक से है जो 2 लाख रुपए तक के प्रतिभूतियों के लिए आवेदन या बोली लगाता है। सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार एक कंपनी को अपने प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमन के प्रस्ताव का 50% भाग छोटे व्यक्तिगत विनियोग के लिए सुरक्षित रखना होता है। अंशों पर मांग राशियों की प्राप्त करना, आवेदन पत्र के साथ अंशों के आवंटन पर मांगी गई राशि के बाद यदि अंशों पर देय राशि का कुछ भाग शेष रहता है तो कंपनियां इस राशि को एक या अनेक किस्तों में वसूल करती हैं। आवंटन के बाद प्रत्येक किस्त की मांग को अंशों पर मांग कहते हैं। अंशों पर मांगे जाने वाली किस्तों के संबंध में कंपनी के अंतर्नियम में प्रायः निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है। पहला, अंशों पर शेष राशि मांगने का अधिकार संचालकों को ही होता है। किसी मांग को निरस्त या स्थगित करने का अधिकार भी संचालकों को ही है। ऐसी मांग करने के लिए संचालकों की सभा में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है जिनमें मांग की राशि, भुगतान की अंतिम तिथि, भुगतान करने के स्थान आदि का उल्लेख होता है। प्रत्येक मांग की राशि अंशों के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक अंशधारी को मांग के संबंध में आवश्यक बातों की सूचना 14 दिन पहले मिलनी चाहिए। 2 लगातार मांगों के मध्य कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। पांचवा, सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि निर्गमन का आकार 500 करोड़ रुपए तक है तो निर्मित अंशों को भी आवंटन की तिथि से 12 माह के भीतर पूर्ण प्रदत्त हो जाना चाहिए। छठा, अंशों पर मांग करने के बाद यदि उनकी देय तिथि तक मांग की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अंशों पर मांग की बकाया राशियों पर देय तिथि से भुगतान करने की तिथि तक 10% की ब्याज की दर से ब्याज मांगा जा सकता है। संचालक सभा ऐसे ब्याज का पूर्णतः व आंशिक रूप से निरस्त कर सकती है। सातवां, यदि कुछ अंशधारी भविष्य में मांगी जाने वाली रकमों का भुगतान पहले ही कर देते हैं तो ऐसी मांगों को अग्रिम मांग कॉल्स इन एडवांस पर संचालक मंडल तथा सदस्यों के मध्य समझौते अनुसार 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया जा सकता है। मांग राशि का विवरण एक पुस्तक में, जिसे मांग पत्रिका कॉल्स रजिस्टर कहते हैं, दर्ज किया जाता है। सदस्यों का रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। प्रत्येक कंपनी को अपने सदस्यों का पूर्ण विवरण रखने के लिए एक रजिस्टर रखना पड़ता है जिसमें सदस्यों द्वारा क्रय किए गए अंशों से संबंधित संपूर्ण विवरण दर्ज किए जाते हैं। सदस्यों की सूची, इंडेक्स और मेंबर्स। प्रत्येक ऐसी कंपनी को जिसके सदस्यों की संख्या 50 से अधिक होती है अपने सदस्यों के नामों की एक सूची रखनी होती है। यह सूची कार्ड अनुक्रमणिका के रूप में हो सकती है। इस सूची के हर सदस्य से संबंधित ऐसी पर्याप्त सूचना दी जाती है जिससे कि उस सदस्य के संबंध में सदस्य रजिस्टर में प्रविष्टियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेखा पुस्तकें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को ऐसी लेखा पुस्तकों का रखना अनिवार्य है जो कंपनी की आर्थिक स्थिति का उचित चित्र प्रस्तुत करने तथा व्यवहारों की व्याख्या कर सकने में सहायक हो। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक कंपनी समस्त आवश्यक लेखा पुस्तकों में दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखा करे। प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ऐसे व्यय जो कंपनी के संबंध में किए जाते हैं प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। इन्हें निर्माण व्यय, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, प्रवर्तन व्यय, प्रमोशनल एक्सपेंसेस अथवा संगठन व्यय, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस के नामों से भी संबोधित किया जाता है। इन व्ययों में प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, कंपनी के वैधानिक प्रलेखों को तैयार करने के व्यय। दूसरा, कंपनी के रजिस्ट्रार को आवश्यक प्रलेखों को प्रस्तुत करने की फीस, मुद्रांक कर व अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी। तीसरा, प्रविवरण छपाने व विज्ञापन किया जाने पर व्यय। चौथा, आवेदन पत्र तथा अन्य प्रपत्रों को छापने का व्यय। कंपनी की मोहर बनाने संबंधित व्यय। छठा, कंपनी के अंशों व ऋणपत्रों को प्रथम निर्गमन पर दिया गया कमीशन। प्रारंभिक व्यय पूंजीगत व्यय होते हैं। इन्हें चिट्ठे में अन्य गैर चालू संपत्तियों के शीर्षक में दिखाया जाता है तथा संपूर्ण राशि अपलिखित नहीं हो जाती।
कंपनी की अंश पूंजी के प्रकार। अंश पूंजी को कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 शेड्यूल 3 के भाग प्रथम के चिट्ठे में प्रदर्शित करने के आधार पर अग्रलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। अधिकृत पूंजी ऑथोराइज्ड कैपिटल। पार्षद सीमा नियम में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है उसे ही अधिकृत पूंजी कहते हैं। यह पूंजी की अधिकतम मांग है जिसका कंपनी अपने जीवन काल में निर्मित कर सकती है। इसे पंजीकृत पूंजी रजिस्टर्ड कैपिटल तथा नाम मात्र की पूंजी नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(8) के अनुसार अधिकृत पूंजी या अंकित पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा अधिकृत कंपनी की पंच पूंजी की अधिकतम राशि हो। दूसरा, निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल। प्राधिकृत पूंजी के उस भाग के अंकित मूल्य को जो जनता में नकद धन या अन्य किसी प्रतिफल के बदले निर्गमित किया जाता है निर्गमित पूंजी कहते हैं। ऐसी पूंजी जितने अंशों में विभक्त होती है उन्हें निर्गमित अंश कहते हैं। अधिकृत पूंजी का वह शेष भाग जो निर्गमित नहीं किया जाता अनिर्गमित पूंजी अनइश्यूड कैपिटल कहलाता है। जितने अंशों में अनिर्गमित पूंजी विभक्त रहती है उसे अनिर्गमित अंश अनइश्यूड शेयर्स कहते हैं। ये अतिरिक्त अंश पूंजी की आवश्यकता होने पर भी निर्गमित किए जाते हैं। कंपनी नियम 2013 की धारा 250 के अनुसार निर्गमित पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जिसे कंपनी द्वारा समय समय पर अभिदान सब्सक्रिप्शन के लिए निर्गमित किया गया हो। तीसरा, प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। निर्गमित पूंजी के उस भाग को जिसका अधिकतम भाग जनता द्वारा लिया जाता है अर्थात जिसके लिए जनता द्वारा आवेदन पत्र दिए जाते हैं प्रार्थिक या अभिदत्त पूंजी कहते हैं। जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं उतने अंशों को अभिदत्त अंश सब्सक्राइब्ड शेयर्स कहते हैं। ध्यान रहे कि कंपनी केवल उतने अंशों का ही आवंटन कर सकती है जितने अंशों का निर्गमन किया है। यदि समस्त निर्मित पूंजी के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो निर्गमित पूंजी इस भाग को न अभिदत्त की गई पूंजी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 286 के अनुसार प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जो समय पर टाइम बीइंग कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रार्थित या अभिदत्त की गई हो। चौथा, मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी द्वारा अंशधारियों से अभिदत्त अंशों पर जितनी राशि मांगी जाती है उसे मांगी गई अंश पूंजी कहते हैं। अभिदत्त पूंजी का जितना भाग मांगने पर शेष रहता है उसे न मांगी गई पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 215 के अनुसार मांगी गई पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसे भुगतान हेतु मांगा गया हो। पांचवा, प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल। मांगी गई पूंजी का वह भाग जो प्राप्त हो जाता है उसे प्रदत्त पूंजी कहते हैं। यदि मांगी गई समस्त राशि का भुगतान अंशधारियों द्वारा कर दिया जाता है तो मांगी गई तथा अदत्त पूंजी एक ही होगी, परंतु यदि मांगी गई राशि का एक भाग अंशधारियों द्वारा देय तिथि नहीं चुकाया जाता तो इस भाग को बकाया या न दी गई मांग राशियां कॉल्ड इन एरियर्स या कॉल्स अनपेड कहते हैं। अनेक अंशधारी बार बार मांगी जाने वाली राशियों का भुगतान करने की असुविधा से छुटकारा पाने के लिए अपने अंशों का समस्त या शेष मूल्य एक साथ दे देते हैं। जो राशि किसी मांग के पूर्व प्राप्त हो जाती है उसे अग्रिम मांग कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 264 के अनुसार प्रदत्त अंश पूंजी से आशय जमा की गई उन समस्त राशियों के योग से समतुल्य है जो कि निर्गमित किए गए अंशों पर प्राप्त की गई हों तथा इसमें कंपनी के अंशों के संबंध में जमा की गई राशि भी शामिल है, लेकिन ऐसे अंशों के संबंध में प्राप्त अन्य राशि जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो को शामिल नहीं किया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 अंश पूंजी के प्रदर्शन संबंधी व्यवस्था प्रदान करती है। 1 अप्रैल 2014 से अनुसूची 3 का संशोधित प्रारूप लागू होगा जिसके अनुसार अंश पूंजी इस प्रकार दिखलाई जाएगी। बैलेंस शीट एज ऑन संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल। कंपनी को निर्गमित अंशों पर न मांगी गई राशि को अंशधारियों को कभी भी मांगने का अधिकार होता है, परंतु कभी कभी एक सीमित दायित्व वाली कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित कर देती है कि न मांगी गई पूंजी का एक निश्चित भाग केवल कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाएगा। न मांगी गई पूंजी के इस भाग को
जो भविष्य के समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, संचित पूंजी कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में यदि बस ये ठीक है, अंशों के वारंटों के प्रति प्राप्त धन, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसे अनुसूचित 3 के भाग 1 के अनुसार चिट्ठे के नए प्रारूप में अंशधारियों के कोष, शेयर होल्डर्स फंड शीर्षक में अंतर्गत दिखाया जाता है। 8वां, आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन राशि, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यदि कंपनी के पास अंतिम खाते बनाने की तिथि को अंश आवेदन राशि शेष है जिसके निरुद्ध अंश आवंटित नहीं किए गए हैं, तो इसे चिट्ठे की क्षमता और दायित्व, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के में अलग से दिखाया जाना अनिवार्य है। अंशों का निर्गमन, कंपनी द्वारा अंशों का अंकित मूल्य एक साथ अथवा किश्तों में भुगतान मांगा जा सकता है। अंशों का निर्गमन निम्न प्रकार किया जाता है। पहला, अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, जब अंशों के उनके अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू पर निर्मित किया जाता है तो उसे ऐसे अंशों को अंशों के सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। दूसरा, अंशों का निर्गमन पर निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यदि कंपनी अपने अंशों का अंकित मूल्य से अधिक मूल्यों पर निर्गमित करती है तो अंशों को ऐसे निर्गमन का अंशों पर प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। तीसरा, अंशों पर बट्टे का निर्गमन, यदि कंपनी के निर्गमन पर अंकित मूल्य से कम राशि की मांग की जाती है तो अंशों को ऐसे निर्गमन को अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। अंशों का एक साथ पूर्ण भुगतान किए जाने पर, यदि अंशों का अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है और संपूर्ण अंकित मूल्य एक साथ आवेदन पत्र के साथ देय होता है तो ऐसे अंशों को एक मुश्त अंश देय अंश कहते हैं। अंशों का किस्तों में भुगतान पर देय होने पर, शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट, सामान्यतः सार्वजनिक कंपनियां निश्चित समयांतरों पर किस्तों के भुगतान किए जाने वाले अंश ही निर्गमित करती है। ऐसे अंश का संपूर्ण मूल्य कुछ पूर्व निश्चित किस्तों में देय होता है, अतः ऐसे अंशों को किस्तों में भुगतान किए जाने वाले अंश कहते हैं। यदि अंश का अंकित मूल्य अधिक नहीं है तो साधारणतया संपूर्ण राशि मूल्य 3 किस्तों में आवेदन, आवंटन तथा एक देय राशि को आवंटन राशि तथा मांग की साथ की जाने वाली मांग राशि कहते हैं। यदि अंशों का अंकित मूल्य अधिक होने पर आवेदन तथा आवंटन राशियों के अतिरिक्त शेष देय राशियों को 2-3 भाग में बांट दिया जाता है, जिसे प्रथम मांग, द्वितीय मांग, तृतीय मांग कहते हैं। कंपनी की पुस्तकों में अंशों पर किस्तों की राशि देय तथा प्राप्त होने पर उन्हें पृथक पृथक किस्त खातों में डेबिट तथा क्रेडिट किया जाता है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि ये किस्त खाते के व्यक्तिगत नामों में खोले जाते हैं, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल्स अकाउंट, परंतु अंशधारियों के स्थान पर खोले जाने के कारण ये खाते वस्तुतः व्यक्तिगत खाते ही होते हैं तथा इनके लेखे व्यक्तिगत खातों के लेखों के नियमों के अनुसार ही किए जाते हैं। लेखांकन की प्रविष्टियां, व्यवहार का विवरण, धनल की प्रविष्टियां, धनराशि जिसकी प्रविष्टि की जाएगी, विवरण। आवेदन पत्रों के साथ राशि प्राप्त करने पर, बैंक अकाउंट डीआर, आवेदन पत्र के साथ वास्तविक प्राप्त धनराशि से, टू शेयर एप्लीकेशन, रोकड़ पुस्तक में प्रविष्ट करने की यह प्रविष्टि नहीं की जाएगी। अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, अंशों के आवेदन पर आवेदन राशि की अंश पूंजी खाते में अंतरित करने पर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन अलॉटमेंट, आवंटित अंशों पर आवेदन के समय प्राप्त हुई राशि से। दूसरा, आवंटन राशि के मांग करने पर, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑन शेयर्स ऑफ एट द रेट ऑफ रुपीज, आवंटन देय राशि से। आवंटन राशि प्राप्त होने पर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आवंटित अंशों पर वास्तविक प्राप्त राशि से विवरण रोकड़ पुस्तक में प्रविष्ट करने पर यह प्रविष्टि नहीं की जाएगी। प्रथम मांग देय होने पर, बैंक अकाउंट डीआर, शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट कॉल ऑन शेयर्स रुपीज, आवंटन अंशों पर प्रथम मांग की कुल देय राशि से। प्रथम मांग राशि के प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, आवंटन अंशों पर प्रथम मांग की वास्तविक प्राप्त धनराशि से रोकड़ पुस्तक में पुष्टि करने पर यह प्रविष्टि नहीं की जाएगी।